वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कि कोविड के इस क्राइसिस में भी उन्होंने जिस तरह से गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, मजदूर, महिला, बच्चे, दिव्यांग, जो हमारे मित्र गौरव गोगोई साहब बता रहे थे, उसकी चिंता की है, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि पिछले 2 साल से जो देश दुनिया के हालात हैं, कोविड के कारण कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं है दुनिया की, चाहे वो यूएस की इकोनॉमी हो, चाहे यूके की इकोनॉमी हो, चाहे यूरोप की इकोनॉमी हो, या हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका और सिंगापुर जैसे कंट्री की इकोनॉमी हो, सभी परेशानी के हालत। और चूंकि ये प्रजातांत्रिक देश है, इस देश में एक बड़ी कठिन परिस्थिति है सभापति महोदय, कि एक तरफ आपको इस कोविड के क्राइसिस में लोगों तक कैसे खाना पहुंचाएं, एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि लोगों के रोजगार कम हो रहे थे, स्वाभाविक तौर पर कम हो रहे थे, लोगों को पैसा खर्च करने की कैपेसिटी कम हो रही थी। और दूसरी तरफ जो मध्यम वर्ग है वो इन चीजों से परेशान हो रहा था। और आज जिस तरह से ये यूक्रेन क्राइसिस हुआ है, उसमें जो समस्याएं डेवलप हुई हैं, जिस तरह से पेट्रोल के प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, उसमें से कैसे उनको राहत पहुंचाया जाए, कैसे उद्योग धंधा लगाया जाए, कैसे उद्योगपतियों को सुविधा प्रदान किया जाए। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन का एक इतना बड़ा जगह है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि खाने के लिए भी नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपना घर परिवार इज्जत बचाना है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रोजगार सृजन करते हैं। इन तीनों के बीच जिस तरह से बैलेंस बनाकर ये फाइनेंस बिल लेकर आए हैं, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। सर, एक हमारे यहां कहावत है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। कांग्रेस के मित्र और अपोजिशन के जितने लोग हैं और जितने लोग बोलने वाले हैं, सर, मैं उसको एंटीसिपेट कर रहा हूं कि वो पेट्रोल के प्राइस के बारे में निश्चित तौर पर बोलेंगे, महंगाई के बारे में बोलेंगे, पेट्रोल के प्राइस के बारे में बोलेंगे, और फिर कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को या हमारी सरकार को कि आप 7 साल से हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप 7 साल से हैं, क्या करेंगे? लेकिन हम क्या करें सर, क्या करें? आपने जो चीज छोड़ा है उसके बारे में हमको तो बोलना ही पड़ेगा ना। आप कर्जा छोड़कर गए हो, कर्जा बढ़ा के यदि दर्जा बढ़ाते हो तो हम क्या करें? हम पेपर लेकर आए सर। आज ये पेपर है सर, जो उत्तर सभा पटल पर माननीय पेट्रोलियम मंत्री ने रखा था। 2004 में अटल जी की सरकार गई, 2004 से इन लोगों ने 2004 से लेकर 2014 तक एक बड़ी अच्छी सरकार चलाई सर, और केवल इकोनॉमिस्ट थे उसमें सर। लोग कहते हैं ना कि पढ़े लिखे सरकार चलाते हैं, इकोनॉमिस्ट सरकार चलाते हैं। हमारे तरफ होता है कि हमारे यहां टैलेंट पूल कम है, टैलेंट क्रंच है। सारे टैलेंटेड लोग यूपीए में ही थे सर, और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। आदरणीय मनमोहन सिंह जी बड़े इकोनॉमिस्ट, रंगराजन साहब थे सर, कौशिक साहब थे, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया साहब थे, रघुराम राजन साहब थे। आप दुनिया के सारे इकोनॉमिस्ट का नाम लीजिए, क्लिंटन के गुरु, ट्रंप के गुरु, सभी गुरु जो है भारत में ही थे सर। और उन्होंने जब ये पेट्रोलियम का प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुआ सर, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला कि अभी इसको टालो, अभी इसको टालो, अभी इसको टालो, क्योंकि उनको पता था कि एक दिन कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, फिर हमको आना नहीं है। तो जो आने वाले लोग हैं उनको हम ऐसी परिस्थिति में धकेल कर जाएं जहां से कि उनकी वापसी का कोई रास्ता जो है नहीं दिखाई दे, क्योंकि वो अनपॉपुलर हो जाएंगे। उनको क्या पता था कि एक ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री हो जाएगा जिसके ऊपर की पूरी देश की जनता को, 130 करोड़ जनता को विश्वास है, जिसकी बात पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव जीती। और उन्होंने सर लगभग 1,44,000 करोड़ का 1,44,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड जारी किया सर, और जिसका इंटरेस्ट रेट था 6.35 से लेके 8.4% तक सर। आज यदि गरीब लोग बैंक में पैसा जमा करने जाएं तो उनको 4%, 5% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जो एम्प्लॉई हैं ईएफओ के, जो कि आप खुद ही मजदूर के नेता हैं सर,
यदि आप देखेंगे तो सरकार को 8.5% से उसको डाउन करने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में जो है हमारा बैंकिंग सिस्टम सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आपने बिना किसी सोच के, सारे इकोनॉमिस्ट ने, सारे यूपीए के लोगों ने ये 1,44,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड जारी कर दिया सर। और आप समझें कि इस परिस्थिति में जब ये लौटाने की बात है, जब 2014 से है, क्योंकि कमिटमेंट है सर, भारत सरकार का कमिटमेंट है, देना है, 3 सॉवरेन गारंटी है, 3,22,000 करोड़, 1,44,000 करोड़ रुपया हमने लिया और 3,22,000 करोड़ रुपया हमको लौटाना है सर। लगातार चर्चा होगी, अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है, होते रहता है सर। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम लोग भी इधर से चिल्लाते थे कि टाटा की सरकार है, बिरला की सरकार है। जो बिजनेसमैन उस समय आगे बढ़ते हैं, निश्चित तौर पर मैंने सारे डिबेट डिस्कशन 1952 से सुने हैं सर, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो ऑयल बॉन्ड है सर, ये ऑयल बॉन्ड जो आप 1,44,000 करोड़ का 3,22,000 करोड़ रुपया दीजिएगा, ये किसको दीजिएगा? कभी आपने देखा है? सारे बड़े बिजनेसमैन जो हैं, जिनकी भी नेटवर्थ 5,000 करोड़ से ज्यादा है सर, उन सबों ने इसमें ऑयल बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है। अडानी और अंबानी की सरकार कांग्रेस है सर कि भारतीय जनता पार्टी? मेरा एक सीधा सीधा सवाल है सर। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन क्राइसिस के बाद आज लगभग वर्ल्ड मार्केट में 130 से 139 डॉलर पर बैरल जो है क्रूड के ऑयल हो गए, दाम हो गए सर। क्या करें? हम भी आप ही की तरह नाटक करें? हम भी आने वाले जो जनरेशन है उनको जो है रोड पर भीख मांगने के लिए पैदा कर दें? हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते। हमारे प्रधानमंत्री जी देश को ये बताना चाहते हैं कि ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन में महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, एलपीजी के प्राइस बढ़ेंगे। वोट की राजनीति अलग है, देश की राजनीति अलग है। आज जो बातें कह रहे थे, 15 साल तक गौरव गोगोई साहब के पिताजी वहां मुख्यमंत्री रहे असम में, क्यों ऐसा हालत है? आप फ्री का जो है यदि किसी को बांटना शुरू करोगे, फ्री की बिजली दे देते हैं, फ्री का आपको मकान दे देते हैं, फ्री आपको इन्वेस्टमेंट दे देते हैं, पैसा प्रत्येक महीने दे देते हैं, क्या ये फ्री बी की सरकार आप चलाने की बात कर रहे हैं? और इसमें से इसके बाद आपको लगेगा कि केंद्र उसकी मदद करे? ये हालत थे सर। आपको हमारे देश की ताकत, हमारे प्रधानमंत्री जी की ताकत पर प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? आप ऑयल ब्लेंडिंग की बात करें, आज 20% इथेनॉल यदि पेट्रोलियम प्रोडक्ट में प्रधानमंत्री जी देने की बात करते हैं, यूपीए चाहता था 5% के लिए। हम जब आए तो 10% देने की बात किए और आज यदि हम 20% देने की बात कर रहे हैं तो हम ऑयल इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहते हैं। यदि आज उस दिन नितिन गडकरी साहब यदि बोल रहे थे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ईवी 4 या हाइड्रोजन के से चलने वाले जो है व्हीकल को यदि बढ़ावा देंगे और जो होने वाला है 5 साल 10 साल में, तो वही हालत होने वाला है जो 77 तक इस देश में। मैं आपको बताऊं कि यशवंतराव चौहान साहब बहुत बड़े नेता थे, यहां बैठी हुई सुप्रिया जी, यशवंतराव चौहान सेंटर जो है उनका पार्टी का ऑफिस है। वो लगातार जब वित्त मंत्री के तौर पर यहां भाषण देते थे तो एक ही भाषण देते थे कि मैं एक ऐसा वित्त मंत्री हूं जिसको कि यहां के लोगों को खाना खिलाने के लिए अनाज की आवश्यकता है, अनाज मुझे इंपोर्ट करना है। और आज सिचुएशन यह है कि उस दिन पीयूष गोयल साहब बोल रहे थे हमारी सरकार ने 50 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। जो इंपोर्ट कर रहा था, जो देश इंपोर्ट कर रहा था, आज वो एक्सपोर्ट कर रहा है। और यही मैं कह रहा हूं, 50 बिलियन एक्सपोर्ट पहुंचा। मैं नहीं कहता कि किसी सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन 50 बिलियन एक्सपोर्ट हो गया। आज जो हमारी निर्भरता थी अनाज के ऊपर, जो कि बजट का एक पार्ट होता था, आज वो निर्भरता खत्म हो गई और आज हम दुनिया को खिला रहे हैं। उसी तरह से यदि हम पेट्रोल और डीजल पर अपनी निर्भरता खत्म कर लेंगे, हाइड्रोजन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक आ जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी रेल जो है वो सारी इलेक्ट्रिफिकेशन पर जा रही है, सारी इलेक्ट्रिक पर चलेगी सर। यदि ये सिचुएशन पैदा हो जाएगा तो कभी भी ये सवाल पैदा नहीं होगा कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, इन्फ्लेशन आ गया। और आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो गौरव जी? आपकी सरकार में पूरा रिपोर्ट लेके आया हूं कि जो अपोजिशन की सरकार है, वैट और एक्साइज की आप बहुत बात करते हो, जनता की बात करते हो, जीएसटी में क्यों नहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ले आते हो?
हम तो कहते हैं, भारत सरकार तो लगातार कह रही है कि आप ले आओ जिससे कि पैरिटी हो। गरीबों को जो है आपकी सरकार भी फायदा पहुंचाना चाहती है, हमारी सरकार भी फायदा पहुंचाना चाहती है, लेकिन आप गरीबों के लिए चिंतित नहीं हो, किसानों के लिए चिंतित नहीं हो, आप राजनीति करना चाहते हो। मैं केरल में वैट 30% है, आपके राज्य में सभापति महोदय। कर्नाटक में 30% था, जिसको कि घटा के हमारी सरकार ने 18% किया है। आंध्र प्रदेश अपोजिशन का है सर 36%। महाराष्ट्र जहां पैदा होता है सर, तेल पैदा होता है, बड़ा अच्छा फंक्शन करती है हमेशा, 40%, 39.12%, 40%। सबसे ज्यादा यदि पेट्रोल और डीजल का कहीं दाम है तो महाराष्ट्र में है। राजस्थान आपकी सरकार है 31%, और दिल्ली जहां हम हैं 27%। और फिर आप कहोगे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो मेरा यह कहना है सर कि आज पूरे देश के सामने ये जो नोशन है कि हम पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं, ये खत्म हो जाना चाहिए सर। दूसरा सर, अब मैं आगे बढ़ता हूं सर। ऑयल बॉन्ड में अभी तक हमने 40,000 करोड़ रुपया जो है इंटरेस्ट केवल दिया है। 40,000 करोड़ रुपया केवल इंटरेस्ट दिया है, और सब अंबानी अडानी को ही दिया है। क्या करें, देंगे आप एक दिन निकालिएगा आरटीआई से, कहिएगा हमने अंबानी को दे दिया, अडानी को। आप थोड़े कहेंगे कि आपने इस देश को बर्बाद किया था, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। दूसरा सर, दूसरा जो इस बजट में दूसरा जो बड़ा अच्छा सवाल है, संजोग से मिस्टर उदासी यहां मौजूद हैं सर, चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए हमने बहुत संशोधन किया है सर। चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए आपको मैं बताऊं कि 2014 में सीएजी की रिपोर्ट आई, C&AG की रिपोर्ट आई, और एक अच्छी बात कहूंगा कि हमारे जो बच्चे हैं, एक दिन कल ही मैं अपने बेटे के साथ बात कर रहा था चैरिटेबल ट्रस्ट पर, तो उसने कहा कि पापा मुझे लगता है कि पढ़ने लिखने से ज्यादा बढ़िया है कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया जाए, या नहीं तो कहीं मंदिर मठ या कहीं मौलवी बन जाया जाए या कोई पंडित बन जाया जाए। ये जो करप्शन चल रहा है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते सर। 2014 में C&AG की रिपोर्ट आई, और C&AG की रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क किया कि चाहे वो अस्पताल चल रहा हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, और ज्यादा के ज्यादा जो चीज चल रहे थे, क्योंकि बहुत प्राइड होता है कि हमारे पास मेडिकल की इतनी सीटें हैं, हमारे पास इंजीनियरिंग की इतनी सीटें हैं, हमारे पास मेडिकल बहुत फैसिलिटी है। और कराड़ साहब, आप जिस राज्य से आते हैं, महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा बड़ा आदमी नहीं है, बिजनेसमैन ऐसा कोई बड़ा नहीं है, कोई इतना पॉलिटिशियन बड़ा नहीं है जिसके पास की ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है। और CAG की रिपोर्ट ने कहा कि सारे के सारे फ्लॉ है। इवन जो एक बड़ी कंपनी है, नाम नहीं लेना चाहता मैं सर, उन्होंने एजुकेशन के नाम पर बाहर जो है मेरे राज्य से जो कि आगे बढ़ा, मेरे राज्य के कारण आज मुंबई को पैसा दे रहा है, उस राज्य ने मेरे यहां एक भी इंस्टीट्यूट नहीं बनाया सर, एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है, एक भी अस्पताल बढ़िया नहीं बनाया। लेकिन उसने हार्वर्ड में, उसने ऑक्सफोर्ड में, उसने ब्राउन में लगभग इस देश का 3,000 करोड़ रुपया दे दिया सर, बिना आरबीआई के परमिशन के, बिना रेवेन्यू के परमिशन के 3,000 करोड़ रुपया दे दिया पूरे टाटा ट्रस्ट ने सर। और क्यों? उसके ऊपर इन लोगों ने क्यों नहीं क्वेश्चन किया? मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि 2004 से लेकर 2014 तक उस टाटा ट्रस्ट ने कितने पॉलिटिशियन हैं, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियन, कितने ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप देके पढ़ाया, कितने ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जिनके बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप देकर पढ़ाया, कितने ऐसे पत्रकार हैं जिनके बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप देके पढ़ाया, और बिना आरबीआई के परमिशन के, CAG के रिपोर्ट के आने के बावजूद भी सर इन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट को उगने दिया। आज बच्चों की पढ़ाई जो है प्रॉपर नहीं हो पाती है। या आप स्टेट की बात करते हो, स्टेट कंसेशनल रेट पर उनको जमीन देता है, स्टेट हॉस्पिटल बनाने के लिए जगह देता है, और आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं जहां रुका हुआ था सर, कि हम और उदासी जिस कमेटी के मेंबर थे, हमने कहा कि नथिंग डूइंग, कुछ नहीं होना है।
और पीएससी की एक प्रॉपर अच्छी रिपोर्ट बनाई सर कि यदि किसी को कंट्रोल करना है, यदि इसमें कुकुरमुत्ते की तरह उग आए एनजीओ को यदि कंट्रोल करना है तो सबसे पहले चैरिटेबल ट्रस्ट पर। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बजट में यदि किसी लूपहोल्स को उन्होंने रोका है तो चैरिटेबल ट्रस्ट के लूपहोल्स को रोका है सर।